गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने में एक नए पॉइंट पर चर्चा करूंगा, जिस पॉइंट का नाम है साइटोप्लाज्म। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका रस। साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म किसी भी सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, द्रव्य के जैसा एक पदार्थ होता है। उस द्रव्य के जैसे पदार्थ को हम लोग कोशिका रस कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्रियान्वयन होने देता है। अर्थात इसी कोशिका रस में, इसी साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर होने वाले डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को यह कंप्लीट करता है। अर्थात विभिन्न तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस साइटोप्लाज्म में होता है। किसके माध्यम से होता है? तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर में डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड्स हुआ, लाइसोसोम हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, इस तरह से कई तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उन सेल ऑर्गेनेल्स का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन होने के कारण वह कोशिकाओं को अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के कार्य को पूरा करता है और फिर उस का प्रभाव टिश्यूज पर और टिश्यूज का प्रभाव ऑर्गन पर और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। अर्थात ऑर्गेनिज्म के अंदर में होने वाले जो भी जैविक क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, सभी एक छोटे से सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में होता है। उस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि। तो इस सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होता है कि ये सेल ऑर्गेनेल्स दो प्रकार के होते हैं। या तो ये सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं या फिर ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जब होंगे तो वह सेल यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा, अर्थात वेल डेवलप्ड सेल कहलाएगा, चाहे वह प्लांट का हो चाहे वह एनिमल का हो। लेकिन वह मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो वह बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा, अर्थात वह सत्य सेल होगा, यानी कि फुल डेवलप्ड होगा, जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं अच्छी तरह से संपन्न होती है। दूसरा वह होगा सेलुलोस, जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, अर्थात उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होंगे, अर्थात वो मेम्ब्रेनलेस होंगे। और इस तरह के जो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, अर्थात प्रिमिटिव सेल कहते हैं। अर्थात बहुत ही वह माने प्राचीनतम सेल होगा, एंशियंट टाइम का प्रिमिटिव टाइप का सेल होगा। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वे सारे सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेनलेस होते हैं, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और उसमें जो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही वे मेम्ब्रेनलेस और सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और उनका काम उस साइटोप्लाज्म में ही होता रहता है,
जो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। उन सारी एक्टिविटीज़ को, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। वायरस तो नॉन लिविंग होता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी यह प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसके अंदर जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं, लेकिन क्या होता है कि वह सभी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो नेकेड आई से या सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि उसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग करते हैं। तब जाकर के यह पता चलता है कि यह प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का यह प्रॉपर्टी है, यूकैरियोटिक सेल का यह प्रॉपर्टी है, और ये सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा लगता है कि एक ही लिक्विड पदार्थ है, उसी में सब क्रियाएं हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अलग अलग स्पष्ट दिखता है। यूकैरियोटिक सेल में सभी सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग दिखते हैं, और यह सभी साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का एक लाइट स्टेंड है। बहुत हल्का रंग, स्टेन करने के बाद बहुत हल्का रंग पकड़ता है। लाइट स्टेंड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात कोशिकांग पाए जाते हैं। उस कोशिकांग के अलग अलग अपना अपना कार्य होते हैं, जो कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जहाँ पर कि ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, और वह प्रत्येक सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यदि नहीं रहेगा तो पौधे का भोजन नहीं बनेगा, उसमें श्वसन की क्रिया नहीं होगी, और सेल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ये। और जब सेल ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं रह सकता, अर्थात ऑर्गेनिज्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उसी तरह से प्लास्टिड्स है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, वह क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम है कि सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में, अर्थात सनलाइट के प्रेजेंस में, वह क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने से पौधों में ग्लूकोज और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जो ग्लूकोज पौधे को अपने जीव खड़ा रखने में काम आता है, और ऑक्सीजन मिलती रहती है किस रूप में, तो बाहरी वातावरण में वह पौधा भी लेता है और बाहरी वातावरण को भी ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है कि पौधे जहरीले पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है, और जल की मदद से वह फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन नाम का पदार्थ बनता है। ग्लूकोज भी जीवनदायिनी पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी गैस है, हम सभी लोग जानते हैं, जो प्लांट और एनिमल समूह के लिए आवश्यक है। तो ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और अपना अपना अलग अलग कार्य है इनका। ये सभी अपने अपने कार्य को करते हैं, और कोई भी सेल तब जिंदा रहता है, अर्थात सेल के अंदर जीवन की सारी क्रियाएं तब कंप्लीट होती हैं जब सेल ऑर्गेनेल सही ढंग से कार्य करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग कोशिका द्रव्य में किस तरह से अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में वायरस होता है, वायरस में मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, अर्थात वह नेकेड होता है, क्रिस्टल टाइप का होता है। उसका यह प्रॉपर्टी होता है कि जब वह किसी ऑर्गेनिज्म के में किसी रूप से प्रवेश कर जाता है, किसी जीव के शरीर में, पौधे हो या जंतु हो, तो वह क्या करता है कि उनके पास अपना कुछ नहीं होता है, तो वो उस सेल के जिसमें वो प्रवेश करते हैं, उस सेल का जो एनर्जी है, जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसी के साथ मिल करके और वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और अपनी संख्या को बढ़ा करके उस टिश्यूज में बीमारी पैदा कर देते हैं, उस सेल में बीमारी पैदा करते हैं। और तब हम जानते हैं कि
इसमें वायरल डिजीज हो गया, क्योंकि अधिकतर वायरस पैथोजेनिक होते हैं, अर्थात बीमारी पैदा करने वाले होते हैं। और वह जब उस ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो वायरस भी खत्म हो जाते हैं, अर्थात वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तब तक इनएक्टिव रहेंगे जब तक कि फिर कोई लिविंग बीइंग्स में वो प्रवेश न कर जाते हैं। तो चूँकि वह लिविंग बीइंग में प्रवेश करके उसी के एलिमेंट को, उसी के मिशनरी को यूज करके और अपना संख्या बढ़ाते हैं, तो इसलिए वायरस को नॉन लिविंग कहते हैं, उसे हम लोग लिविंग नहीं कह सकते हैं। इस तरह से साइटोप्लाज्म में यदि कोई वायरस प्रवेश कर जाता है तो साइटोप्लाज्म की एनर्जीज को लेकर के ही वह मल्टीप्लाई करके और अपना लाइफ लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन वह लाइफ उसमें है नहीं, वह नॉन लिविंग है, एलाइव नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साइटोप्लाज्म कितना महत्वपूर्ण है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स स्वतंत्र रूप से दूसरे से एक निश्चित अंतराल पर स्थित होकर के अपना सारा कार्य कोशिका का करते रहते हैं, जिससे कोशिका जीवित रहता है, और उसी कोशिका के बल पर कोई भी ऑर्गेनिज्म खड़ा रहता है, उसका जीवन चलता है। तो आज यहीं तक साइटोप्लाज्म में, फिर अगले दिन हम दूसरे बिंदु पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।